वो महिला है, सक्षम है, आपसे ज्यादा सक्षम है बोल रही है। अरे इधर आइए, महिलाओं के खिलाफ देश को अरे ये आपके पास भी है डेटा, क्या छुपाते हो आप? हत्या और बलात्कार उत्तर प्रदेश में। आप देख रहे हैं ये देश है हमारा, अमीश देवगन के साथ। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा। इस पूरे हफ्ते सियासत में रेड सिग्नल का दौर रहा। मणिपुर के मुद्दे पर संसद जाम यानी ठप थी। राजस्थान में लाल डायरी पर सियासी संग्राम था, शोर जारी था। तो बिहार में बिजली मांगने वाली जनता को नीतीश कुमार ने कि पुलिस ने खून से लाल कर दिया। लेकिन पहले बात, संसद के मॉनसून सत्र की 7 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन काम शायद 7 घंटे भी नहीं हुआ। तो एक और विपक्ष ने सरकार पर ब्रह्मास्त्र चलते हुए नो कॉन्फिडेंस मोशन का दांव चल दिया है और साथ ही काले कपड़ों में प्रदर्शन तक कर डाला है। सियासत में काले रंग का तड़का भी लग गया है, यानी सियासत का रेड लेबल और ब्लैक लेबल हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ समूचे विपक्ष को ललकारते हुए प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान वाली लाल डायरी के बहाने भ्रष्टाचार तंत्र और परिवार तंत्र का मुद्दा लेकर जनता के बीच चले गए हैं और आजाद भारत में पहली बार क्विट इंडिया का नारा लगा डाला है और कहा है कि भ्रष्टाचार क्विट इंडिया, परिवारवाद क्विट इंडिया। लेकिन इसी बीच INDIA यानी उस वाले गठबंधन वाले कुछ पार्टनर्स के कारनामे सामने आए हैं, जिनमें कोई हिंदुओं को मंदिर के सामने फांसी देने की बात कर रहा है तो कोई हिंदुओं की आस्था से जुड़े बद्री विशाल के धाम पर सवाल उठा रहा है। कह रहा है वो धाम तो बाद में बना। तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। अखिलेश यादव कह रहे हैं हमारे पास 1 नहीं 2 नहीं 4 पीएम कैंडिडेट है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि हमारे पास मोदी की गारंटी है। देखे जरा आज ये देश है हमारा, इसी विषय पर मेरा आपसे आग्रह है जी, उत्तर सभापति उसी दिन चर्चा शुरू हो गई थी। आज क्यों ऐसे देर हो रहे हैं सर? ये सर आप जब भी डिसाइड करेंगे हम तो तैयार है सर। भ्रष्टाचार क्विट इंडिया, भ्रष्टाचार छोड़ो इंडिया। इस पूरे हफ्ते धुआंधार सियासी दौर रहा। कहीं मणिपुर पर शोर तो कहीं लाल डायरी पर जोर रहा। प्राइम मिनिस्टर इधर हाउस चल रहा है और हम डिमांड कर रहे हैं वो खुद आके एक स्टेटमेंट देने के लिए पूछ रहे हैं तो दे रहे नहीं, और उधर जाके राजस्थान में भाषण कर रहे हैं। क्या यहाँ आधा घंटा आके आप अपना स्टेटमेंट देकर जा नहीं सकते? कहते हैं इस लाल डायरी में कांग्रेस सरकार के काले कारनामे दर्ज है कि लाल डायरी के पन्ने खुले तो अच्छे अच्छे निपट जाएंगे। महात्मा गांधी ने नारा दिया था क्विट इंडिया, वैसे ही आज का मंत्र है परिवारवाद छोड़ो इंडिया। इस बीच पीएम मोदी ने देश को एक गारंटी भी दी। तीसरे टर्म में पहली 3 इकोनॉमी में गर्व के साथ हिंदुस्तान खड़ा होगा दोस्तों, और ये मोदी की गारंटी है। लेकिन इस सियासी शोर के बीच इंडिया गठबंधन वाले पार्टनर्स के कारनामे भी देख लीजिए। नंबर 1 पर हैं समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य, जो रामचरितमानस के बाद अब बद्रीनाथ धाम पर सवाल उठा रहे हैं। बद्रीनाथ धाम 8वीं शताब्दी तक बौद्ध मठ था, बौद्ध धर्म स्थल था। तो स्वाभाविक रूप से जब बौद्ध मठ पहले था और आज बद्रीनाथ धाम हिंदू तीर्थ स्थल है, तो बौद्ध मठ को ही तहस नहस करके बनाया गया ना। उधर बिहार में लोगों ने बिजली की मांग की तो नीतीश कुमार की पुलिस ने उन्हें बिजली की जगह गोली दी।
और इस पर नीतीश कुमार के मंत्री जले पर नमक छिड़क रहे हैं। बदमाशी जब करेगा कोई तो पुलिस क्या करेगी, लाठीचार्ज और गोली तो चलती है। और तो और अमेरिका में बैठकर जिस इंडियन यूनियन ऑफ मुस्लिम लीग यानी कि IUML को राहुल गांधी ने सेक्युलरिज्म का सर्टिफिकेट दिया था, वो हिंदुओं को मंदिर के सामने फांसी पर लटकाने और जिंदा जलाने का ऐलान करते दिखे। राहुल गांधी जी और बच्चे में कोई फर्क नहीं है, वो एक बच्चे हैं। संसद में जब से उनकी सदस्यता गई है, संसद नहीं आ रहे हैं, तो लोकसभा पूरा सुना सुना लगता है। जैसे हमारे आपके बच्चे होते हैं, घर आप जाते हैं तो बच्चों के कारण जो है वो हंसी खुशी किलकारी जो है गूंजती रहती है, क्योंकि बच्चे को बुद्धि तो होती नहीं है। तो आज जनता के बीच इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। तो आज आप सबका अभिनंदन है इस कार्यक्रम में, और मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है गौरव भाटिया, प्रवक्ता और सुप्रीम कोर्ट के जाने माने एडवोकेट, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, उनका जोरदार तालियों से अभिनंदन है। अभय दुबे, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, और उनका जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन है। आशुतोष वर्मा, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, उनका जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन है। मेरे साथ महुआ माजी है, सांसद है JMM की, उनका जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करिए, पहली बार हमारे स्टूडियो आई हैं। मेरे साथ धीरेन्द्र हैं जो कि प्रवक्ता है LJP के, उनका जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन है। और जनता जनार्दन, आपका अभिनंदन है। चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, और पहला सवाल महुआ जी आपसे कर लेते हैं, आप सांसद हैं, और सवाल आपसे कर लेते हैं कि 7 दिन हो गए संसद चलते चलते, लेकिन 7 घंटे भी काम नहीं हुआ, और बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी और INDIA वाले गठबंधन वाले देश को भी हाईजैक करना चाहते हैं। इस बार आप देख रहे होंगे कि सिर्फ इतनी मांग है टीम इंडिया की कि माननीय प्रधानमंत्री जी आए और मणिपुर पर 2 शब्द कहें। क्या ये नहीं माना जा सकता है? ऐसा क्या मांग कर लिया विपक्ष ने? और इसी पर 267 के जो नोटिसेस लगातार आ रहे हैं, 50 से ज्यादा, 47, 46 डेली आ रहे हैं, इसके बावजूद आप उस पर बात नहीं कर रहे हैं। अब तो नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आए हैं, अब तो आए हैं, लेकिन डेट अभी तक फाइनल नहीं हुआ। बात आ जाएगी तो बात खत्म हो जाएगी, फिर लोकसभा स्पीकर ने एक्सेप्ट कर लिया तो डेट भी फाइनल हो जाएगा। धीरेन्द्र सिंह जी, मैं आपके पास आता हूं, और बड़ा स्पष्ट सवाल है। विपक्ष कहता है कि हमारी टीम इंडिया है, नरेंद्र मोदी कहते हैं क्विट इंडिया, परिवारवादियों को भी कहते हैं क्विट इंडिया, तो आप लोग परिवारवाद की श्रेणी में आते हैं, नहीं आते हैं? बिल्कुल नहीं आते। अच्छा, हमारे नेता नहीं, कब से नहीं, शुरू से। अच्छा, आज हमारे नेता, जब उनको संघर्ष करना था, उनके पिता का साया उनके सर से उठ गया, उन्होंने खुद अपने पैरों पे जनता के बीच में रहकर आज भी संघर्षरत हैं, कल भी थे। देखिए, पुत्र होना, किसी बड़े लोगों के, बड़े नेता का होना, ये उनका सौभाग्य हो सकता है, लेकिन आज जिस जगह पे बिहार में राजनीति में वो खड़े हैं, देश की राजनीति में दलितों के एक नेता के रूप में स्थापित खुद को किया है, ये खुद के संघर्ष से ही संभव है। किसी परिवार, लेकिन विपक्ष कह रहा है आ देखे जरा किसमें कितना है दम। किसमें दम दिखाना है? ये I. वाले को बोल रहे हैं क्या? I. पूरा नाम क्यों नहीं ले रहे आप लोग? मुझे डाउट है ना। I डाउट, N डाउट, D डाउट, ये संदेहास्पद जो गठबंधन बना है ना जी, ये संदेह का गठबंधन है। संदेह का गठबंधन, एक दूसरे को क्या उसको बोलते हैं, संदेह से देखते हैं, किसी पर किसी को भरोसा नहीं है, एक दूसरे को ये लोग हर हालत में तोड़ना चाहते हैं। और कांग्रेस को तो आप पुराना जान रहे हैं, ये देश को भी बर्बाद किया है, छोटी पार्टियों को भी बर्बाद की है, और खुद को भी अब बर्बाद करने पर लगे हुए हैं। कांग्रेस को राहुल गांधी को चाह रही है कांग्रेस महात्मा गांधी बनाना। गांधी गांधी होना कॉमन हो सकता है, लेकिन राहुल और महात्मा दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। जी, मैं आपके पास वापस आऊंगा, लेकिन अब आशुतोष जी और फिर बीजेपी कांग्रेस के पास में जाता हूं। आशुतोष जी, आपके एक नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी, मतलब उन्होंने क्या सुपारी ली रखी है आप लोगों को निपटाने की? पहले वो रामचरितमानस को माफ करिए मेरे शब्दों को, लेकिन पहले वो रामचरितमानस को लेकर अब शब्द कह रहे थे, अब वो बद्री विशाल के बारे में बोल रहे हैं। विष्णु का धाम, सृष्टि का रचयिता बद्री विशाल के बारे में वो बोल रहे हैं कि वो धाम दूसरा धाम था। क्यों? और उनको प्रमोशन पे प्रमोशन दे रहे हैं। अब क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएंगे उनको? क्या पहली बार बोला था तो महासचिव बना दिया था आप लोगों ने? देखिए, डेमोक्रेसी है समाजवादी पार्टी की, हमारे वहां कोई भी व्यक्ति बोल सकता है, उसमें कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का वो है नहीं है। आप बस जिस संदर्भ में बात की गई है, संदर्भ था कि क्या ज्ञानव्यापी में ये सर्वे होना चाहिए, क्या वो चलना चाहिए, वो बार बार कहते हैं कि मूलभूत जो मुद्दे हैं उन पर बात क्यों नहीं करते हो। रिपोर्टर जानबूझ के उनसे पूछना चाहते हैं,
तो उन्होंने कहा तो महाराज जानबूझ पर बोल क्यों देते हैं? रिपोर्टर जानबूझ के पूछ रहे हैं तो कोई भी, वो क्यों जानबूझ के बोल देते हैं? अमीश जी, कोई भी तथ्यों की अलग बात नहीं की जाएगी। अगर आपने एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पढ़ी हो, अगर आपने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ी हो, तो आप कह सकते हैं कि इस हमारे पृथ्वी में, हमारे हिंदुस्तान में जैन धर्म था, बुद्ध धर्म भी था। तो कहीं ना कहीं ये सीरीज तो बहुत लंबी है, कितना खोदोगे? बात आज तो के मुद्दे की होनी चाहिए। आप स्वामी प्रसाद मौर्य की बात को मानते हैं क्या? नहीं, गलत क्या है इसमें? उन्होंने बिल्कुल साफ कहा है कि भाई कहीं ना कहीं अगर आप खोदते चले जाएंगे तो एक एक चीजों में खोदते चले जाएंगे। आपको लगता है बद्री विशाल जो बद्रीनाथ धाम है वो एक्चुअली बद्रीनाथ धाम नहीं है? कहने का मतलब ये मतलब आप कह रहे हैं कि हम, आपने एक बात बोली, आपने बोला कि हमारे यहाँ तो सबको इंडिपेंडेंस है बोलने की। मैं कहना चाह रहा हूं कि किसी और धर्म के बारे में बोल के दिखाइए ना, इतनी इंडिपेंडेंस करके दिखाइए। आप अपने नेता को बोलिए, करके दिखाए जरा। देखिए ऐसा करके दिखाए, करे, हाँ, बिल्कुल ठीक है, करे। आपने बोला इसके बारे में, बिल्कुल ठीक है। देखिए ये बात बहुत साफ है। अगर आप वास्तविकताओं से जाएंगे, देखिए इमोशन से आप कहीं भी खेल सकते हैं, वास्तविकताओं में जाएंगे तो इतिहास में हर समय सर्वे क्यों हो रहा है? आज ज्ञानव्यापी का सर्वे क्यों कर रहे हैं आप कह दीजिए ये तो है ही है। मुझे कहने का मतलब ये है कि अगर सर्वे हो रहा है तो वहां साइंटिफिक बात हो रही है। अगर साइंटिफिक बात हो रही है तो कहीं ना कहीं इतिहास को लेके आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया काम करता है। उन्होंने उसी की बात कही। परेशानी ये है कि हम बात करना चाहते हैं बेरोजगारी की, हम बात करना चाहते हैं महंगाई की, हम बात करना चाहते हैं मणिपुर की, आप बात लेके आते हैं ज्ञानवापी की, आप बात करना चाहते हैं केदारनाथ की। हम यही कहते हैं कि जो देश की 22वीं सदी के लोग हैं, जो यहाँ का एम्प्लॉयमेंट है, युवा है, वो क्या चाहता है? हम क्या चाह रहे हैं संसद में कि प्रधानमंत्री राजस्थान में बोले, लेकिन ठीक है, बहुत सही बात, लेकिन मणिपुर पे बोलने में क्या परेशानी? आपने बिल्कुल सही बात बोली। हम देश के युवा की बात करना चाहते हैं, 22वीं सदी की बात करना चाहते हैं, लेकिन व्यूअर्स, कोई इमारत खड़ी होती है, उसकी जड़ें अगर कमजोर होती हैं तो वो इमारत जितनी ऊंची बना लो, चाहे 1000 मंजिला बना लो, उसका ढहना तय है। जिस व्यक्ति की जड़ें मजबूत नहीं है वो व्यक्ति ढहना तय है। ऐसे ही संस्कृति है, ऐसे ही देश है और ऐसे ही समाज है। जो समाज अपनी जड़ों को खोखला कर देता है वो समाज आज गिरा, कल गिरा, परसों गिरा। मैं आपकी बात आता हूं, ये तो मुद्दों की बात करना चाहते हैं, लेकिन ये सब लोग आपके साथ मिले हुए हैं जी। देखिए ऐसा है, बड़ी विचित्र बात हुई। जिन पार्टियों पे जनता का कोई विश्वास नहीं है, वो अविश्वास ला रहे हैं उस व्यक्ति के खिलाफ जिस पे जनता का विश्वास है जी। ऐसा अविश्वास प्रस्ताव क्या होगा? ये गिरेगा ही नहीं, ये दफनाया जाएगा। और साथ में लिख लीजिए अमीर जी, जो थोड़ी बहुत इज्जत बची है इनकी, वो भी दफन हो जाएगी, क्योंकि जनता देख रही है। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं। एक तरफ ये लोग कहते हैं कि हम चर्चा करना चाहते हैं, दूसरी तरफ अभी आपने सुना किस तरह से हिंदुओं की भावनाओं को कुचल दो, मिक्सी में डालो, मिक्स कर दो, फलूदा बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, हम सेक्युलर है, सेक्युलर। आपने बहुत सही बात कही। एक शब्द मुसलमानों के खिलाफ म बोल के दिखा दे तो मैं अपना नाम बदल दूंगा, नहीं बोल पाएंगे। और ये जो वायरस है, हिंदू नफरत का वायरस, ये आया कहां से, मैं याद दिला देता हूं। एक बात बताइए, ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये स्वामी प्रसाद मौर्य आपके साथ थे और इनके पास चले गए हैं, क्या आप लोगों ने जबरदस्ती भेजा है इनके पास? मतलब जब से गए इनका काम खराब कर रहे हैं वो? नहीं, अब आपकी चले अमीर जी, आप तो कहे राहुल गांधी को भी आप ही ट्रेनिंग देके वहां बुलवा रहे हैं, ऐसा है नहीं। देखिए मैं बताऊं, अखिलेश यादव की खुद की सोच देखिए। अखिलेश यादव ने कहा रोड पे जाओ, कहीं भी पत्थर रखो, मंदिर बन जाता है, ऐसे हैं हिंदू। हिम्मत है यही बात किसी और धर्म के लिए कह दे? नहीं कह पाएंगे। और स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने क्या कहा था, अगर और कार सेवकों पे गोली चलानी पड़े तो मैं चला देता, क्योंकि हिंदू है। बात आज क्या है, अगर आप चर्चा करना चाहते हैं मणिपुर पे, मैं पत्र लेके आया हूं। देखिए ये मल्लिकार्जुन खड़गे जी का पत्र हो, नीचे अमित शाह जी का। अमित शाह जी ने क्या कहा, बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा रचनात्मक चर्चा होनी चाहिए, जी। दलगत राजनीति से ऊपर उठो, और मैं विनती करता हूं। और आपको मालूम है खड़गे जी ने क्या कहा इस चिट्ठी में? उन्होंने कहा पहले प्रधानमंत्री जवाब दे, उसके बाद चर्चा होगी। आप बताइए, जो हमारी संसदीय प्रणाली है, आप पहले चर्चा करेंगे, सुझाव देंगे, आलोचना करेंगे, आप बताएंगे क्या कमी है, लेकिन आप चाहते पहले प्रधानमंत्री। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि ये महाठगबंधन है, इनको कांग्रेस खुद नहीं पता ये कहा जा रहा है। आप कांग्रेस पार्टी एक बात पे अड़ी हुई है कि संसद के अंदर
संसद के अंदर जब तक मोदी नहीं बोलेंगे तब तक काम नहीं बनेगा। मैं एक हिस्ट्री लेकर आया हूं। मणिपुर हिंसा का इतिहास बड़ा पुराना है। 1993 की मैं बात करता हूं। हिंसा हुई थी और 1993 अप्रैल से 1993 दिसंबर तक हुई थी। गृह मंत्रालय का डाटा आप जाके सर्च कर सकते हैं। अच्छा, एक सेकंड। और राजेश पायलट तब गृह राज्य मंत्री थे, उन्होंने जवाब दिया था। और राजेश पायलट मणिपुर भी गए थे, 3.5 घंटे के लिए गए थे। मैं पूरी आइटनरी उनके लेकर आया। कैबिनेट मिनिस्टर नहीं थे, एमओएस होम थे वो, और वो 3.5 घंटे के लिए मणिपुर गए थे। और उन 3.5 घंटों में उन्होंने 2 घंटे एयरपोर्ट में बिताए थे, 1 घंटा लंच किया था और आधा घंटा क्या किया था मेरी जानकारी में नहीं है। पॉइंट नंबर 2 जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, आप इस मामले पे चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री बोले। क्या आपको लगता नहीं है कि कांग्रेस पार्टी जिस तरह से बीता इतिहास है 1993 से लेकर उसके बाद का, क्या आपको लगता नहीं है सवालों के घेरे में आप भी हैं? अमीश देवगन जी, इन सारी बातों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के इन पापों पर पर्दा नहीं डाला जा सकता। 80 दिन से अधिक हो गए हैं। आइए मणिपुर की गलियों में ले चलता हूं मैं आपको। सुनिए उसकी वेदना, उसकी पीड़ा और उसके ताप को। चीख निकली थी मगर होठों में दब कर रह गई। छटपटाई निर्वस्त्र वो, तड़पी और ढह गई। प्रधानमंत्री जी, 80 दिनों से हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। मेरे देश के प्रधानमंत्री जी के पास समय है कि वो अमेरिका की संसद को संबोधित करें। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं, देखिए 56 इंची सीना है, अमेरिका की संसद को संबोधित करते हैं। हमें भी गर्व होता है प्रधानमंत्री जी, लेकिन आपके पास वक्त नहीं है मणिपुर की पीड़ा पर भारत की संसद में विचार व्यक्त करने का। आप बगैर समय के निर्धारित किए हुए अगर नवाज शरीफ को पाकिस्तान जाकर गले लगा सकते हैं, फ्रांस के मैक्रोन को गले लगा सकते हैं, तो मणिपुर के नागरिकों को गले लगाने का समय नहीं है। जब सत्ता की भूख मिटानी होती है तो उत्तराखंड में 3 मुख्यमंत्री बदल देते हैं, गुजरात में 2 मुख्यमंत्री बदल देते हैं, कर्नाटका में 2 मुख्यमंत्री बदल देते हैं, लेकिन मणिपुर के मुख्यमंत्री की कुकर्मों का संज्ञान भी नहीं लेते। प्रधानमंत्री जी जानते हैं आप, और यह आज का प्रश्न नहीं है, वहां की एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने उच्च न्यायालय में एफिडेविट फाइल किया था। उसने कहा कि ड्रग माफियाओं को बचाने का काम मणिपुर के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। आपके एमएलए यहां आए दिल्ली के दरवाजे पर और कहा प्रधानमंत्री जी मिलने का समय दीजिए, आपने मिलने का समय नहीं दिया। गृह मंत्री मिले रमेश जी, उस विधायक ने क्या कहा? उस विधायक ने कहा कि राज्य प्रायोजित हिंसा वहां कराई जा रही है। प्रधानमंत्री जी उसका संज्ञान नहीं लिया। 4000 ऑटोमेटिक राइफल्स लूटी गई है वहां पर। हिंसा का तांडव है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के राज्य मंत्री कहते रहे 25 मई से कि प्रधानमंत्री जी मेरा घर स्वाह कर दिया, वहां के उद्योग मंत्री का घर जला दिया, लेकिन प्रधानमंत्री जी आपने संवेदनाएं तक व्यक्त नहीं की। तब यह हृदय हमारा पीड़ा से भर जाता है कि मेरे प्रधानमंत्री आखिर बोलना क्यों नहीं चाहते। आपने इतनी बड़ी कहानी बताई, लेकिन राजेश पायलट वाले मुद्दे पर आपने बिल्कुल चुप्पी साध ली। क्यों नहीं? समाधान के लिए उससे शिक्षा क्या बात करते हैं? क्यों नहीं बात होनी चाहिए? गौरव भाटिया क्या बात करते हैं? गौरव भाटिया प्रेरणा किससे लेते हैं? आपने बोला आपको निर्विरोध मिला 3 मिनट बोलने के लिए। गौरव भाटिया का जवाब दें। बहुआ मांझी, देखिए अभी ये मणिपुर की गलियों में ले जा रहे थे और मैं इतना ही कहूंगा, चर्चा होगी, डंके की चोट पे चर्चा नहीं जाना होगी। चाहिए मणिपुर की गलियों मैंने क्या बोला? वहां चर्चा होगी। अब तो ले आए ना अविश्वास प्रस्ताव, चर्चा होगी, पार्लियामेंट में जवाब भी मिलेगा और करारा मिलेगा। लेकिन मैं आइए राजस्थान की गलियों में ले जाना चाहता हूं इनको, क्योंकि इनको वेदना है। एक मुझे बात बताइए अमीर जी, महिला है, हमारी बहन यहां है, महिला की अस्मिता तो अस्मिता है ना। छोटा रेप बड़ा रेप तो नहीं होता, छत्तीसगढ़ के मंत्री कहते हैं। अशोक गहलोत कहते हैं आधी जो रेप के केसेस आते हैं फर्जी होते हैं। वहां का सिटिंग मंत्री बोलता है, उसने कहा कि हम असफल रहे महिलाओं की अस्मिता बचाने में। और ये मैं एनसीआरबी डेटा लेके आया हूं, इनको जानकारी दे दूं। देखिए मेरे हाथ में है, राजस्थान में 6337 बलात्कार के मामले हैं। ये पूरे देश में सबसे ज्यादा है और जनसंख्या के अनुपात में देखें तो उत्तर प्रदेश से 6 गुना ज्यादा है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं गौरव जी, मेरे एक निवेदन है, मेरा दिल थोड़ा भर रहा है। बलात्कार बनाम बलात्कार ना करें। नहीं कर रहा, और आप गलत बोल रहे हैं, आप बहुत गलत बोल रहे हैं आज अमीर जी। मुझे दर्द हो रहा है ये सुन के भी। मैं 6337 जो महिलाएं हैं जिनकी इज्जत लूटी गई है, यह पूछना चाहता हूं। इन्होंने कहा हृदय में पीड़ा हो रही है। सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा गांधी, राहुल गांधी, अधीर रंजन चौधरी, खड़गे जी, 6337 महिला मेरी बहनें, मेरी माता समान, वो पूछ रही हैं हमें इंसाफ क्यों नहीं मिला। और लोकतंत्र मरा या नहीं मरा पश्चिम बंगाल में, जब 55 हमारे भारतीय मार दिए गए
तो इनका गला सूख गया था या मुंह में इनके दही जमी हुई थी? ये सवाल नहीं पूछा है। लोकतंत्र की बात आप करते हैं। राहुल गांधी विदेशी भूमि में कहते हैं लोकतंत्र मर गया है। अगर भारत का लोकतंत्र मर गया है तो आज ये जो आए 4 बिंदु हैं महागठबंधन के, ये क्या कर रहे हैं? लोकतंत्र तो मर चुका है। और अंत करूंगा एक बात कह के, ये जो राहुल गांधी ने सर्टिफिकेट दिया था IUML को, IUML इनके नाम में भी आई इंडिया का ही है, लेकिन हिंदुओं को काटने की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, लोकतंत्र मरता है या नहीं मरता है? राहुल गांधी अपना सर्टिफिकेट सेक्युलर का वापस लेंगे या नहीं? ये हमारी वेदना और इसमें कोई चर्चा नहीं करेगा। जी मैं एक महुआ मांझी के पास जा रहा हूं, फिर आपके पास आता हूं। महुआ मांझी, देखिए दो चीजें हैं बहुत महत्वपूर्ण। एक, आपका गठबंधन है, आप कह रहे हैं हम साथ साथ हैं, तो मीठा मीठा गपगप और कड़वा कड़वा थू थू नहीं हो सकता, क्योंकि बिहार के अंदर इन्हीं लोगों का खून बहाया जा रहा है। आपके सामने है आपका एक अलायंस पार्टनर समाजवादी पार्टी बद्री विशाल के बारे में क्या कह रहा है, आपका एक पार्टनर IUML क्या कह रहा है हिंदुओं के बारे में, इससे कैसे बचेगा? और वैसे आप कह रहे हैं कि जो लोकतंत्र है वो समाप्त हो रहा है, काले कपड़े डाल के आ रहे हैं। पहली बात तो मैं ये कहूंगी कि हमारी पार्टी सेक्युलर पार्टी है, ये धर्म पर राजनीति नहीं करती। और दूसरी बात कि इतने संवेदनशील मामला में जब महिलाओं को इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, जो वीडियो सामने आए हैं वो देखने लायक नहीं है। ऐसे में जो हमारी महिला और बाल कल्याण मंत्री हैं, वो उन्होंने क्यों नहीं कोई ऐसा बयान दिया? क्यों नहीं वो इस पर मुखर हुई? गलत बोल रही है, झूठ बोल रही है। बयान दिया, चलाइए अमीर जी। सुनिए, वो हर झूठ मत बोलिए, बयान दिया। आप चुप हो जाइए, वो महिला है, सक्षम है, आपसे ज्यादा सक्षम है, उसे बोलने दीजिए। आप बताइए, स्मृति ईरानी जी ने बयान दिया, आपने बोला दिया है, बयान दिया है, बस बोलने तो दीजिए। बयान दिया है, बयान दिया है। हर महिला जितना मुखर होना चाहिए था, उनको अविलंब जाना चाहिए था उस वीडियो के वायरल होने के बाद मणिपुर, और जाकर उनको उस पर खड़े होने चाहिए था उनके साथ। नेशनल विमेंस कमीशन को भी जाना चाहिए था। ये दोनों ही क्यों साइलेंट है, ये एक बड़ा सवाल है। आपने बोला स्मृति ईरानी को जाना चाहिए था, लेकिन मैं एक फैक्ट लेकर आया हूं, और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय 25 मई से 17 जून तक, डेट नोट करिए, 25 मई से 17 जून तक वो मणिपुर में ही थे, और देश के गृह मंत्री 3 दिन मणिपुर में थे। मैं 3 दिन मणिपुर में थे, 3 दिन मणिपुर में थे। यही कहा ना कि शांति बहाली हो चुकी है, और जबकि उनके आने के बाद ये वीडियो वायरल हुआ और वहां पर अशांति थी। अच्छा, अगर वहां शांति बहाली होती तो क्यों नहीं वहां पर इंटरनेट कनेक्शन का? देखिए, जैसे ही लोकसभा का, जैसे संसद का सत्र आना था, वीडियो वायरल हो गया। और वेस्ट बंगाल, अगर ये वीडियो किसी के पास तभी था, तभी इसको सामने लेके आना चाहिए था। ओके गौरव भाटिया, 30 सेकंड देना, 1 सेकंड धीरेन्द्र जी, फिर अबे दुबे की बारी है। मैं आपको मौका दूंगा गौरव भाटिया, क्योंकि उन्होंने पॉइंटेड सवाल पूछा। पॉइंटेड सवाल का उत्तर संक्षिप्त में 30 सेकंड में देता हूं। महिला के साथ गलत हो उसी को रोकना है, और जो गलत करे वो जेल की सलाखों के पीछे हो, यह हमें सुनिश्चित करना है। मैडम ने ये उत्तर नहीं दिया, एनसीआरबी का ही डेटा दे रहा हूं। जो क्राइम है, रेप के केसेस हैं जी, ये उत्तर प्रदेश के 3 गुना है। झारखंड में 1425 रेप, जो लास्ट एनसीआरबी का डेटा है वो 1425 महिला भी अपनी अस्मिता की लड़ाई लड़ रही है जी। अगर दूसरे पे उंगली उठाती है, याद रखिए, उस पर उत्तर दीजिए। और दूसरी बात मैं एक और बता दूं, आपने नाम बदलने वाली बात एक कही थी, उस पर भी उत्तर दे दूं। अमीश देवगन की पहचान क्या आपको मालूम है? अमीश देवगन। न्यूज 18 की पहचान क्या आपको मालूम है? न्यूज 18। भारत की पहचान क्या है आपको मालूम है? भारत। नाम से बहुत प्यार होता है, किसी का नाम छीन लोगे ना उसकी पहचान खत्म हो जाएगी। यूपीए चला गया, इन्होंने खुद उसको जो है दफना दिया, क्योंकि नाम से इनको कुछ है ही नहीं। इन्होंने नाम किसका लिया? चोरी करने का प्रयास किया, आई डॉट और 4 बार डॉट। और मैं इतना ही कहूंगा, एक गाना था, बड़ी तकलीफ है आप लोगों को नाम से अभी तक सीना छल्ली है नाम से। मैं बताता हूं, तकलीफ है। सीना छल्ली कह रहे ना, इंडिया वो नाम है कि पूरी भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता अपने सीने पे छल्ली हो जाएगा इंडिया के स्वाभिमान के लिए। ठीक है। अभी रुकिए, एक बात बस, एक बात और उठा दूं, ये अच्छा है इसलिए। एक मूवी थी कयामत से कयामत तक, उसमें एक गाना था, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा बड़ा काम करेगा। यहां भी एक है, पापा कहते हैं
बदनाम करेगा, बेटा हमारा पलटू राम बनेगा। और यही है राहुल गांधी। मैं आपको बताऊं क्यों। ठीक है, अब अभय दुबे का भी सुनिए। देते थे, अरे अभय दुबे पापा को गाली देते थे, सब एक साथ बैठ गए। अच्छा, और यही मोदी जी की क्योंकि ताकत ये है। फिल्मी बात हुई कयामत से कयामत तक, तो मुझे देवदास याद आ गई। और देवदास क्यों याद आ गई ये भी मैं बता देता हूं आपको। और आप तो खुद फिल्मों में बड़ी दिलचस्पी रखते हैं, डायलॉग वायलॉग लिखते रहते हैं, जो मेरी जानकारी है। एक बात बताइए, देवदास में एक गाना था, ये मुझ पे किसने हरा रंग डाला, ये मुझ पे किसने लाल रंग डाला, ये लाल डायरी राजेंद्र गुड़ा ने आप पे क्यों उड़ेल दी? बैठे बैठे मुसीबत बन गई आप लोगों की। अमीश देवगन जी, मैं उसका भी जवाब दूंगा, जरूर दीजिएगा, लेकिन बिल्कुल 100%। लेकिन बोल हाथों में आप बोलने दीजिए। कहा धीरेन्द्र जी आप बीच में बोलने दीजिए ना, चलते हुए आ रहे हैं, कंपनी बात थोड़ी है। हाथों में जी बोलिए। 2 लोगों की मौत हुई है। हाथों में कागज और तस्वीर रखते हैं, नियत में ऐब रखते हैं, जब भी मुंह खोलते हैं तो जुबान पर फरेब रखते हैं। अब मैं आपको एक बात बताऊं, ये देखिए, ये अमित शाह साहब की जारी की हुई रिपोर्ट है। वो बता रही कि महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा क्राइम रेट। कौन सी रिपोर्ट है? एनसीआरबी। हाँ, ये एनसीआरबी डेटा है। अभी जी इधर आइए, आप प्लीज इधर आइए। महिलाओं इधर आइए के ना। खिलाफ, अरे इधर आइए, महिलाओं के खिलाफ देश को पता चल। इधर आइए, चलिए। अरे इधर देखिए, एक मिनट रुकिए। वो पहले बोले नहीं, वो बोलेंगे वही। एनसीआरबी डेटा 2021 का, राजस्थान 6337 रेप। अब एक मिनट, यूपी बहुत अच्छा 2845। ये देखिए, अब बताइए, कागज झूठे वाले अब ये देखिए, नहीं डेटा है, ये झूठे देखिए, डेटा से दिखाइए। अब ये देखिए, दिखाया ना। अब इनकी बारी। अब ये देखिए, असम का क्राइम रेट हिंदुस्तान में महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा 168। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हरियाणा, उसका 119। उसके बाद अरे ये आपके पास भी है डेटा, क्या छुपाते हो आप? हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा महिलाओं के खिलाफ अपराध 59,000 उत्तर प्रदेश में। मैं बस एक बात बोलूंगा, हत्या और बलात्कार उत्तर प्रदेश में। और मैं यहाँ कोई भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों को नीचे दिखाने के लिए बात बस रेप वर्सेस रेप ना करें हम। ये हमने ये अमीश जी कैसे होता है? अगर डेटा पे अध्ययन करके चर्चा पहले दिन से ये बात। जी पर प्रधानमंत्री कह रहे हैं क्विट इंडिया परिवारवाद को और भ्रष्ट तंत्र को। प्रधानमंत्री जी, परिवारवाद की आपसे बढ़कर किसने व्याख्या की? 70,000 करोड़ का घोटाला लगाया अजीत दादा पवार परिवारवादी। उस 3 दिन बाद आपने उसको शामिल कर लिया, प्रफुल्ल पटेल को कर लिया, हसन मुंशरिफ जिसके तो अजीत पवार भ्रष्टाचारी आपकी राय में? एक सेकंड, अजीत पवार भ्रष्टाचारी है भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस आपकी राय में? आपकी राय में? आपकी राय में मेरी राय की नहीं? एक सेकंड, अजीत दादा पवार भ्रष्टाचारी है या ना? एक सेकंड, है ना? मोदी जी की, मैं मोदी जी को छोड़िए ना, मोदी जी तो आपके राय में सब मैं एजेंसी नहीं हूं। आपकी राय में क्या है? मैं एजेंसी नहीं हूं, मैं राय कैसे दूं? मोदी जी की ईडी ने कहा कि 826 करोड़ के घोटाले का आरोपी है। मोदी जी की ईडी पे भरोसा करते हैं आप? नहीं, कोर्ट उन्होंने तो कोर्ट में दिया। तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी भ्रष्टाचारी हैं। अरे भ्रष्टाचार में डूबे हो आप, भ्रष्टाचार में तो ये डूबे हैं। तो ऑडियंस के बीच में देख रहे हैं आप, ये देश है हमारा, लेकिन रुकेंगे एक अंतराल के लिए, लेकिन अंतराल के उस पार जनता पूछेगी सवाल, नेता देंगे जवाब। एक ब्रेक के बाद, अंतराल के बाद। नहीं, मिस्टर इंडिया और सिस्टर इंडिया में भी फंसे हुए हैं अभी। अच्छा, अभी तो घर का सामान उठा के मोदी जी ने बाहर फेंक दिया। मोदी जी ने नीतीश कुमार जी ने बाहर फेंक दिया साहब दिल्ली के दरवाजे पर, लेकिन वेदना व्यक्त नहीं कर सकते। पार्टी तोड़ दी इनकी। भैया लाल टी शर्ट वाला आ गया, ला खड़े हो जाओ, क्या सवाल लाए हो भाई? लाल माया ममता बाबू टीपू, ये तो सब अफसाने हैं। जनता में आधे से ज्यादा मोदी के दीवाने हैं। वो ये गठबंधन तो फर्जी है, वो कुछ दिन में यार बिखर जाएगा। वो जब हारेंगे ये 24 में, वो सत्ता का भूत उतर जाएगा। एक दुर्गम रास्ता, एक सन्न कर देने वाली कहानी। अगर दिल के कमजोर हैं तो मत जाइए।
आप जंगल घूमते होंगे लेकिन ये जंगल अलग है। और मौत से मुकाबला करने वाला सफर। अगर आपका बैलेंस थोड़ा भी बिगड़ा तो आप सीधा यहाँ से नीचे फिसल जाएंगे। देवी के दरबार में नागों की अखंड तपस्या। आधी हकीकत आधा फसाना। आज रात 8:57 पर। में अंजू की उनके दोस्त नसरुल्ला से शादी करने का दावा किया गया और इसी दावे को लेकर अंजू के पति ने फोन पर बात की तो अंजू उनके ऊपर भड़क गयी। कुछ भी बोल रहे हो, कुछ भी बके जा रहे हो, कुछ अपने बारे में भी बता दो कि तुम कैसे इंसान हो। जिसके बाद अरविंद का भी पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वो भी अंजू से फोन पर गुस्सा हो गए। और अरविंद ने पाकिस्तान गई अंजू पर कई आरोप मढ़ दिए क्योंकि सामने आए अंजू के वीजा एप्लीकेशन फॉर्म में उनका झूठ बेनकाब हो चुका था और जब अंजू से उनकी बात हुई तो वो आग बबूला हो गए और अंजू को पाकिस्तान में सगाई और शादी करने का आरोप लगा दिया। बातचीत के दौरान अंजू और अरविंद दोनों काफी गुस्से में नजर आए। तू तो सगाई भी कर रखी है, तूने झूठ बोली है। अंजू के मुताबिक वो पाकिस्तान जाने और वहाँ पर अपने दोस्त नसरुल्ला खान से मिलने के लिए बीते 2 साल से प्लान कर रही थी और अंजू के पति अरविंद के दावे के मुताबिक वो उन्हें बिना बताए पाकिस्तान गयी। तू पाकिस्तान में नाच रही है, गा रही है, तो बस तू घूम ना। जिसके बाद पाकिस्तान के मीडिया ने अंजू के पाकिस्तान में नसरुल्ला से शादी करने का दावा किया गया, जबकि भारत में अंजू के पति और उनके 2 बच्चे उनके इंतजार में थे। और इस बीच आपको बड़ी खबर बता दें, पाकिस्तान से बड़ी खबर है जहां पर अंजू का एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक कारोबारी ने उन्हें तोहफा दिया है जिसकी कीमत 40 लाख पाकिस्तानी रुपए बताई गई। सामने आए वीडियो में अंजू नसरुल्ला के साथ काफी खुश दिखाई दी। उस वीडियो में पाकिस्तान के वो बिजनेसमैन भी अंजू को कुछ कागजात देते दिखे। दावा किया गया कि ये उस फ्लैट के कागज थे जिन्हें अंजू को गिफ्ट में दिया गया। अंजू बीती 21 जुलाई को पाकिस्तान पहुंची और दावे के मुताबिक अपने सोशल मीडिया के दोस्त नसरुल्ला से शादी कर ली। पाकिस्तान के मीडिया में अंजू और नसरुल्ला का निकाहनामा भी सामने आया था। और इधर बिहार के मुजफ्फरपुर से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया जिसमें एक लड़का हथियार लहराता हुआ दिखाई दिया, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया क्योंकि लड़का मुहर्रम जुलूस के दौरान ही हवा में हथियार लहरा रहा था। और जब ये वीडियो पुलिस तक पहुंचा तो पुलिस ने लड़के को पकड़कर हिरासत में ले लिया और पुलिस हिरासत में लड़के से पता चला कि जो हथियार वो हवा में लहरा रहा था वो एयर गन थी। हालांकि अभी तक उस पर किसी कार्रवाई की बात सामने नहीं आई है, लेकिन पुलिस ने बताया कि वो अधिकारियों के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से एक लड़के की पिटाई का खौफनाक वीडियो सामने आया जिसमें कुछ लोगों ने लड़के की बुरी तरह पिटाई कर दी। और जो वीडियो सामने आया उसमें लड़के को कुछ लोग लाठी और चैन से पीटते हुए दिखाई दिए। लड़के को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। पिटाई से लड़का बेहोश हो गया जिसे गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। पुलिस द्वारा सीसीटीवी फुटेज छानबीन की गई तो उसमें कुछ संदिग्ध लोग मिले। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। और उत्तर प्रदेश के अमरोहा में मुहर्रम जुलूस के दौरान एक हादसा हो गया। जुलूस के दौरान निकाला गया ताजिया हाई टेंशन तार की चपेट में आ गया जिसमें 52 लोग झुलस गए और 2 लोगों की मौत हो गई। और ये हादसा ताजिया के हाई टेंशन तार से टकराने से हुआ, जिसके बाद ताजिए में जोरदार धमाका हुआ और उसमें आग लग गई। इस हादसे में 52 लोग बुरी तरह झुलस गए जबकि इलाज के दौरान 2 लोगों की मौत हो गई। मध्य प्रदेश के उज्जैन में भारी बारिश के बाद नदी और नाले उफान पर आ गए, जिसके बाद स्कूल से घर लौट रही 2 लड़कियां वहां उफनते नाले की चपेट में आ गई और बहने लगी। और ये मंजर देखकर वहां हड़कंप मच गया क्योंकि सामने आए वीडियो में दोनों लड़कियां लहरों के बीच मौत से जंग लड़ती दिखी। इस बीच वहां खड़े कई लोग तमाशबीन बने रहे। तभी वहां मची चीख पुकार के बीच एक आदमी अपनी जान पर खेलकर उफनाते नाले में कूद गया और उन लड़कियों के पास पहुंचा, जिसके बाद उसने उन दोनों को बचाने के लिए काफी देर तक संघर्ष किया। बताया गया कि उस आदमी ने करीब 300 मीटर दूर जाकर उन दोनों लड़कियों को सुरक्षित बाहर निकाल दिया। इस बीच छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में भारी बारिश के बाद नदियों का जलस्तर बढ़ गया, जिसके बाद वहां के कई निचले इलाकों में बाढ़ आ गई और बाढ़ के पानी में वहां एक नेशनल हाईवे ही डूब गया। और वहां से आए वीडियो में सड़क पर सैलाब उमड़ा नजर आया, जिसके बाद नेशनल हाईवे 30 पर आवाजाही ही बंद हो गई। वहां से गुजरने वाले ट्रकों के पहिए थम गए। सुकमा से आई एक तस्वीर में हाईवे पर कमर तक पानी भरा दिखा और उस बाढ़ में एक आदमी कमर तक डूब कर जाता दिखाई दिया। आज से खड़े हैं, बाढ़ में फंस गए हैं। सुकमा के जिला प्रशासन के मुताबिक गोदावरी नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, जिसके कारण शबरी नदी का भी जलस्तर बढ़ गया और शबरी नदी के पानी में कई निचले इलाके डूब गए।
मध्य प्रदेश के शाजापुर में अंडरपास पार करने के दौरान एक कार पानी में डूब गई। वहां से आए वीडियो में कार पानी में नाव की तरह तैरती दिखी। गनीमत इस बात की रही कि कार में सवार सभी लोग सुरक्षित बचा लिए गए। और शाजापुर से आई एक तस्वीर में पानी में डूबी कार को निकालने के लिए लोग कड़ी मशक्कत करते दिखे। इस दौरान पानी में डूबी कार तैरती नजर आई और उस कार में कुछ लोग बैठे दिखाई दिए। जानकारी के मुताबिक अंडरपास में 6 फीट पानी भरा था और उसी समय कार वहां से गुजरी और पानी में फंस गई। तभी वहां मौजूद कुछ लोग कार में सवार लोगों को बचाने के लिए पानी में पहुंच गए, क्योंकि कार में पूरा परिवार और उनका 6 महीने का बच्चा था। और काफी देर तक कोशिश करने के बाद उन लोगों ने कार को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। है कि सीमा हैदर मामले की जांच कई सवालों में उलझ गई है और यही वजह है कि जांच एजेंसियां अभी तक सीमा हैदर को क्लीन चिट नहीं दे पाई हैं। जबकि सूत्रों के हवाले से खबर है कि यूपी एटीएस की जांच में अभी तक उसके जासूस होने के कोई सबूत हाथ नहीं लगे हैं। यूपी एटीएस अपनी जांच में इशारा कर चुकी है कि सीमा हैदर सचिन मीणा के प्यार की खातिर भारत में अवैध रूप से दाखिल हुई, लेकिन बताया जा रहा है कि यूपी एटीएस की जांच के बाद भी खुफिया एजेंसियां संतुष्ट नहीं है और उस पर भरोसा नहीं कर पा रही हैं। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि अगर यूपी एटीएस की जांच पूरी हो गई तो उसे दोबारा सेफ हाउस ले जाने की जरूरत क्यों पड़ी। उधर सूत्रों के हवाले से खबर है कि जांच एजेंसियां इस बात की तहकीकात में जुटी है कि आखिर सीमा हैदर को भारत का फर्जी आधार कार्ड बनवाने की जल्दबाजी क्यों थी और क्यों वो इतनी जल्दबाजी में भारत की नागरिकता हासिल करना चाहती थी। क्योंकि अब तक की पूछताछ में सीमा हैदर को लेकर यही पर्दाफाश हुआ है कि वो जल्दी से जल्दी भारत की नागरिकता हासिल करने में जुटी थी और इसके लिए वो फर्जी आधार कार्ड बनवाने की फिराक में थी और इस काम में उसका प्रेमी सचिन मीणा उसकी मदद कर रहा था। सूत्रों के मुताबिक सचिन पिछले 1.5 महीने से सीमा का फर्जी आधार कार्ड बनवाने में जुटा हुआ था। इसके लिए उसने बुलंदशहर में अपने रिश्तेदारों की मदद ली थी, जिसके बाद यूपी एटीएस ने बुलंदशहर से 2 रिश्तेदारों को भी गिरफ्तार किया। बुलंदशहर से कई नामों के 1 दर्जन से ज्यादा फर्जी आधार कार्ड भी बरामद हुए थे। और सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियां अब सीमा हैदर के सोशल मीडिया अकाउंट्स की पड़ताल में जुट गई है, जिससे पता चल सके कि वो वाकई यूट्यूबर बनना चाहती थी या आईएसआई के किसी प्लान को अंजाम तक पहुंचाने के लिए इसका सहारा ले रही थी। क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए ही सीमा और सचिन की मुलाकात हुई और उसके बाद वो सचिन का सहारा लेकर भारत में दाखिल हुई। सोशल मीडिया पर सीमा हैदर ने 7 फरवरी 2022 से पोस्ट डालना शुरू किया और उसके कुछ दिन बाद ही उसने सचिन की फोटो डालकर मीना जी मिस यू लिखा। सीमा के अधिकतर पोस्ट सिर्फ सचिन को लेकर थे। कहा जा रहा है कि सीमा ने ऐसा इसलिए किया ताकि वो उसका भरोसा हासिल कर सके और भारत आ सके, लेकिन उसके सभी सोशल मीडिया अकाउंट ज्यादा पुराने नहीं है। यही वजह है कि जांच एजेंसियां सीमा पर भरोसा नहीं कर पा रही हैं। और उधर महाराष्ट्र के अहमदनगर में नाबालिग लड़कियों का जबरन धर्मांतरण कराने की कोशिश करने का मामला सामने आया है। ट्यूशन की आड़ में जबरन धर्मांतरण का गंदा खेल चलाने का आरोप लगा है। मामले में महिला टीचर भी गिरफ्तार हुई है। आरोपी महिला टीचर पीड़ित लड़कियों से दूसरे मजहब के लड़कों से दोस्ती बढ़ाने और उनसे ही बातचीत करने का दबाव बनाती थी। और टीचर उनके जो संपर्क के मुस्लिम लड़के हैं, ये लड़कियों को उनसे दोस्ती करने के लिए दबाव बनाती थी। एफआईआर के मुताबिक जब इन पीड़ित लड़कियों ने ऐसा करने से मना किया तो आरोपियों ने बीच राह उनसे छेड़खानी शुरू कर दी और फोटो वीडियो वायरल करने की धमकी देने लगे। इस मामले में अब तक 5 अलग अलग एफआईआर दर्ज हुई हैं। पुलिस ने 22 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर और बड़ी खबर आपको पाकिस्तान से बता दें, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में धमाका हुआ, 30 लोगों की जान जा चुकी है। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं, वर्कर्स कन्वेंशन है JUIF का, जहां ये धमाका हुआ है और 30 लोगों की जान अब तक जा चुकी है, जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है। 50 लोग लगभग जो है घायल हो चुके हैं। तो ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं, बाजौर में JUIF का एक कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में धमाका होता है और 50 लोग घायल हुए हैं, 30 की जान चली गई है। एक कार्यक्रम इस संगठन द्वारा चलाया जाता, धमाके में मौलाना जियाउल्लाह की जान चली गई है। 18 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि बाकियों की तलाश की जा रही है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में मुहर्रम जुलूस के दौरान एक हादसा हो गया। जुलूस के दौरान निकाला गया ताजिया हाईटेंशन तार की चपेट में आ गया, जिसमें 52 लोग झुलस गए और 2 लोगों की मौत हो गई। और ये हादसा ताजिया के हाईटेंशन तार से टकराने से हुआ, जिसके बाद ताजिए में जोरदार धमाका हुआ और उसमें आग लग गई। इस हादसे में 52 लोग बुरी तरह झुलस गए, जबकि इलाज के दौरान 2 लोगों की मौत हो गई। राजस्थान के अलवर में एक लड़के से दिन दहाड़े मारपीट की गई। बताया गया कि 5 लड़कों ने लाठी, सरिये और लात घूंसों से उसकी पिटाई कर दी, जिसका वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक लड़के को कई लोग मारते दिखाई दिए। किसी ने लात घूंसों से उसे पीटा तो कोई इस पर लाठी बरसाता दिखा।
जमकर पिटाई के बाद वहां से लोग फरार हो गए। बताया गया कि जिस लड़के की पिटाई की गई वो कबाड़ी का काम करता था और पीटने वाले उसे जानने वाले थे। हालांकि मारपीट की वजह सामने नहीं आई। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और आरोपियों की तलाश में जुट गई। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में सोशल मीडिया पर रील बनाने के चक्कर में एक लड़के ने पेट्रोल पंप पर खतरनाक कारनामा किया। खुद ही मोटरसाइकिल में पेट्रोल भरने लगा और मोटरसाइकिल को पेट्रोल से ही नहला दिया। पुलिस ने इस मामले में आरोपी लड़के के साथ सेल्समैन को भी गिरफ्तार कर लिया। लड़के ने रील बनाने के लिए जो हरकत की उससे पेट्रोल पंप पर बड़ा हादसा हो सकता था। लड़का पेट्रोल पंप पर सेल्समैन के सामने ही अपनी मोटरसाइकिल में पेट्रोल भरने लगा। इतना ही नहीं, उसने मोटरसाइकिल की टंकी को इतना ओवरफ्लो कर दिया कि उससे पेट्रोल बाहर आने लगा। इसके बाद उसने मोटरसाइकिल को भी पेट्रोल से नहला दिया। एक वीडियो उसी व्यक्ति के संज्ञान में आया है जिसमें बाइक पे लोग स्टंटबाजी कर रहे हैं। पुलिस ने वीडियो सामने आने के बाद आरोपी लड़के के साथ पेट्रोल पंप के सेल्समैन और वीडियो बनाने वाले को भी गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले भी इस लड़के का एक वीडियो सामने आया था जिसमें वो सड़क पर स्टंट करता दिखा था। इस बीच राजस्थान के अलवर से पाकिस्तान गई अंजू ने फोन करके अपने पति को धमकी दी और दावा किया कि वो अपने बच्चों के लिए वापस भारत आएंगी। पाकिस्तान के मीडिया के दावे के मुताबिक अंजू ने पाकिस्तान में अपने सोशल मीडिया दोस्त नसरुल्लाह खान से शादी कर ली और वहां से फोन पर अपने पति को धमकी दी कि वो अपने बच्चों के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। बच्चे मेरे हैं, मेरे साथ ही रहेंगे, तेरे साथ कोई नहीं रह रहा। सुन, जबकि अंजू के पति अरविंद के दावे के मुताबिक उनकी बड़ी बेटी ने अपनी मां यानी अंजू को अपनाने से इनकार कर दिया क्योंकि अंजू बिना उन लोगों को बताए पाकिस्तान चली गईं और पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक अंजू ने धर्म परिवर्तन करके अपने दोस्त नसरुल्लाह खान से शादी कर ली। जिसके बाद राजस्थान के अलवर में रह रहे उनके परिवार में हड़कंप मच गया क्योंकि पाकिस्तान पहुंचने के बाद अंजू ने अपने पति को वहां पहुंचने की जानकारी दी और बताया कि वो जल्द ही लौट आएंगे। लेकिन इस बीच पाकिस्तान में अंजू की उनके दोस्त नसरुल्लाह से शादी करने का दावा किया गया और इसी दावे को लेकर अंजू के पति ने फोन पर बात की तो अंजू उनके ऊपर भड़क गयी। कुछ भी बोल रहे हो, कुछ भी बके जा रहे हो, कुछ अपने बारे में भी बता दो कि तुम कैसे इंसान हो। जिसके बाद अरविंद का भी पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वो भी अंजू से फोन पर गुस्सा हो गए और अरविंद ने पाकिस्तान गई अंजू पर कई आरोप मढ़ दिए क्योंकि सामने आए अंजू के वीजा एप्लीकेशन फॉर्म में उनका झूठ बेनकाब हो चुका था और जब अंजू से उनकी बात हुई तो वो आग बबूला हो गए और अंजू को पाकिस्तान में सगाई और शादी करने का आरोप लगा दिया। बातचीत के दौरान अंजू और अरविंद दोनों काफी गुस्से में नजर आए। तू तो सगाई भी कर रखी है, तूने झूठ बोली है। अंजू के मुताबिक वो पाकिस्तान जाने और वहां पर अपने दोस्त नसरुल्लाह खान से मिलने के लिए बीते 2 साल से प्लान कर रही थी और अंजू के पति अरविंद के दावे के मुताबिक वो उन्हें बिना बताए पाकिस्तान गयी। तू पाकिस्तान में नाच रही है, गा रही है, तो बस तू घूम ना। जिसके बाद पाकिस्तान के मीडिया ने अंजू के पाकिस्तान में नसरुल्लाह से शादी करने का दावा किया गया जबकि भारत में अंजू के पति और उनके 2 बच्चे उनके इंतजार में थे। और इस बीच आपको बड़ी खबर बता दें, पाकिस्तान से बड़ी खबर है जहां पर अंजू का एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक कारोबारी ने उन्हें तोहफा दिया है जिसकी कीमत 40 लाख पाकिस्तानी रुपए बताई गई। सामने आए वीडियो में अंजू नसरुल्लाह के साथ काफी खुश दिखाई दी। उस वीडियो में पाकिस्तान के वो बिजनेसमैन भी अंजू को कुछ कागजात देते दिखे। दावा किया गया कि ये उस फ्लैट के कागज थे जिन्हें अंजू को गिफ्ट में दिया गया। अंजू बीती 21 जुलाई को पाकिस्तान पहुंची और दावे के मुताबिक अपने सोशल मीडिया के दोस्त नसरुल्लाह से शादी कर ली। पाकिस्तान के मीडिया में अंजू और नसरुल्लाह का निकाहनामा भी सामने आया था। और इधर बिहार के मुजफ्फरपुर से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया जिसमें एक लड़का हथियार लहराता हुआ दिखाई दिया जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया क्योंकि लड़का मुहर्रम जुलूस के दौरान ही हवा में हथियार लहरा रहा था और जब ये वीडियो पुलिस तक पहुंचा तो पुलिस ने लड़के को पकड़कर हिरासत में ले लिया और पुलिस हिरासत में लड़के से पता चला कि जो हथियार वो हवा में लहरा रहा था वो एयर गन थी। हालांकि अभी तक उस पर किसी कार्रवाई की बात सामने नहीं आई है, लेकिन पुलिस ने बताया कि वो अधिकारियों के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से एक लड़के की पिटाई का खौफनाक वीडियो सामने आया जिसमें कुछ लोगों ने लड़के की बुरी तरह पिटाई कर दी और जो वीडियो सामने आया उसमें लड़के को कुछ लोग लाठी और चैन से पीटते हुए दिखाई दिए। लड़के को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। पिटाई से लड़का बेहोश हो गया जिसे गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। पुलिस द्वारा सीसीटीवी फुटेज छानबीन की गई तो उसमें कुछ संदिग्ध लोग मिले। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। और उत्तर प्रदेश के अमरोहा में मुहर्रम जुलूस के दौरान एक हादसा हो गया। जुलूस के दौरान निकाला गया ताजिया हाई टेंशन तार की चपेट में आ गया जिसमें 52 लोग झुलस गए और 2 लोगों की मौत हो गई।
और ये हादसा ताजिया के हाई टेंशन तार से टकराने से हुआ, जिसके बाद ताजिए में जोरदार धमाका हुआ और उसमें आग लग गई। इस हादसे में 52 लोग बुरी तरह झुलस गए, जबकि इलाज के दौरान 2 लोगों की मौत हो गई। मध्य प्रदेश के उज्जैन में भारी बारिश के बाद नदी और नाले उफान पर आ गए, जिसके बाद स्कूल से घर लौट रही 2 लड़कियां वहां उफनते नाले की चपेट में आ गई और बहने लगी। और ये मंजर देखकर वहां हड़कंप मच गया, क्योंकि सामने आए वीडियो में दोनों लड़कियां लहरों के बीच मौत से जंग लड़ती दिखी। इस बीच वहां खड़े कई लोग तमाशबीन बने रहे। तभी वहां मची चीख पुकार के बीच एक आदमी अपनी जान पर खेलकर उफनाते नाले में कूद गया और उन लड़कियों के पास पहुंचा, जिसके बाद उसने उन दोनों को बचाने के लिए काफी देर तक संघर्ष किया। बताया गया कि उस आदमी ने करीब 300 मीटर दूर जाकर उन दोनों लड़कियों को सुरक्षित बाहर निकाल दिया। इस बीच छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में भारी बारिश के बाद नदियों का जलस्तर बढ़ गया, जिसके बाद वहां के कई निचले इलाकों में बाढ़ आ गई और बाढ़ के पानी में वहां एक नेशनल हाईवे ही डूब गया। और वहां से आए वीडियो में सड़क पर सैलाब उमड़ा नजर आया, जिसके बाद नेशनल हाईवे 30 पर आवाजाही ही बंद हो गई। वहां से गुजरने वाले ट्रकों के पहिए थम गए। सुकमा से आई एक तस्वीर में हाईवे पर कमर तक पानी भरा दिखा और उस बाढ़ में एक आदमी कमर तक डूब कर जाता दिखाई दिया। रात से खड़े हैं, बाढ़ में फंस गए हैं। सुकमा के जिला प्रशासन के मुताबिक गोदावरी नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, जिसके कारण शबरी नदी का भी जलस्तर बढ़ गया और शबरी नदी के पानी में कई निचले इलाके डूब गए। मध्य प्रदेश के शाजापुर में अंडरपास पार करने के दौरान एक कार पानी में डूब गई। वहां से आए वीडियो में कार पानी में नाव की तरह तैरती दिखी। गनीमत इस बात की रही कि कार में सवार सभी लोग सुरक्षित बचा लिए गए। और शाजापुर से आई एक तस्वीर में पानी में डूबी कार को निकालने के वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा। तो मेरा कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय से प्रश्न है कि जब आप अविश्वास प्रस्ताव देने की बात आई तो आप गौरव गोगोई को आपने अकेले भेज दिया। आप INDIA की बात करते हैं, वहां पर ना समाजवादी पार्टी का कोई प्रतिनिधि था, ना या INDI जो भी आपके 26 दल थे उनका कोई प्रतिनिधि साथ में नहीं था। तो आप किस गठबंधन की बात करते हैं? खड़गे जी ने उस विषय पे माफी मांग ली है, माफी मांग ली है, वो मामला कंट्रोवर्शियल हो गया था। हाँ बोल, आप भी कुछ कहना चाहते हैं? मांग लीजिए। उसको संसदीय कार्यप्रणाली का आपको अंदाज नहीं है। 50 सांसदों के हस्ताक्षर के बगैर अविश्वास का प्रस्ताव नहीं दिया। अरे तो सबसे ले लेते 50 सांसदों के हस्ताक्षर उसमें है। 50 महुआ जी कुछ तो हुआ होगा क्या? आपको लगता है? मैं तो हर मीटिंग में रहती हूँ सुबह में, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं हुई थी और कोई विवाद भी नहीं हुआ। पता नहीं ऐसा कैसे आप लोग कह रहे हैं। मैं परिवारवाद पे कुछ बोलना चाहूंगी। अगर परिवारवाद से भाजपा को इतनी नफरत है तो अभी हाल में जिन लोगों को शामिल किया गया उसमें चिराग पासवान भी है और इसके पहले विक्रमादित्य सिंधिया को भी आपने कांग्रेस से लिया, ज्योतिरादित्य को भी आपने लिया। अच्छा, अब सबसे बड़ी बात, पहले आप कहते थे कि 1 वर्सेस ऑल, अभी आपने भी उसका जिक्र किया, तो फिर आपको क्या जरूरत थी कि जिस दिन बेंगलुरु में हम लोगों की मीटिंग हुई उसी दिन आपने दिल्ली में मीटिंग रखी और आंकड़ा गिनाया कि हमारे साथ 38 पार्टियां हैं? तो ये मुझे समझ में नहीं आता है कि दोहरा मापदंड क्यों है। आप जिस कारण और उसमें 9 तो लोकसभा के चुनाव नहीं लड़ी पार्टियां, 38 में से वही कह रही है वो। 16 पार्टियों का एक भी सांसद। मैं अब आपको 2 बाइट सुनाना चाहता हूं। पहली बाइट है माननीय अखिलेश जी की और दूसरी बाइट है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। पहले आप अखिलेश जी को सुनिए। यदि आप जीते हैं तो आपका प्रधानमंत्री कौन होगा सर? हम पे तो इतनी चॉइस है जी। आपको महिला प्रधानमंत्री चाहिए तो महिला प्रधानमंत्री आपको मिलेगी, आपको बुजुर्ग प्रधानमंत्री चाहिए तो बुजुर्ग प्रधानमंत्री मिलेंगे, आपको नए प्रधानमंत्री चाहिए तो नए प्रधानमंत्री बनेंगे। क्या चाहिए आपको बताओ? वैसे नाम बताओ। और बीजेपी में कोई चॉइस नहीं, सोचो आप आपकी तरफ से। और अब आपको मैं प्रधानमंत्री मोदी की एक बाइट सुनाता हूं। ये बहुत पुराना इंटरव्यू है, प्रसून जोशी ने करा था एक इंटरव्यू लंदन में। आइए देखिए जरा। अगर मकसद है तो मेरा देश अजरा अमर है। दुनिया याद करे तो मेरे देश को याद करे, मेरे देश के भविष्य को देखें, मेरे देश के लिए दुनिया गर्व से कहें ये एक देश है जो मानव कल्याण का रास्ता दिखा सकता है। विश्व को संकटों से बाहर निकालने का सामर्थ्य इस धरती में है, ये दुनिया को पता चले। मोदी की छवि चमकाने में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, हिंदुस्तान की छवि चमकाने के लिए जिंदगी खपाने में मुझे इंटरेस्ट है। एक तरफ प्रधानमंत्री की कई चॉइस है और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं मेरी चॉइस है
भारत को बेहतर बनाने की। गौरव भाटिया, अखिलेश जी कह रहे हैं प्रधानमंत्री की तो कई सारी चॉइस है, फीमेल चाहिए, मेल चाहिए, बुजुर्ग चाहिए, मतलब इतनी ऑप्शंस वो तो दे रहे हैं। मैं समझाता हूं, दिस इज अ वेरी सीरियस डिस्कशन, लेट्स नॉट लाफ। करीब से भी उन्हें जानता हूं, मैं समझा देता हूं, आम जनता को ऐसे समझ में नहीं आएगा, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, बन जाओ भारत की वॉइस, जनता नहीं मांगेगी कोई और चॉइस। ये है नरेंद्र मोदी जी। और ये क्या कहना चाह रहे थे आपको मालूम है? जब अखिलेश जी ने कहा हमारे पास तो चॉइस है, बीजेपी के पास चॉइस नहीं, उन्होंने कहा महिला चॉइस मांगोगे तो डिंपल यादव जी हैं, अगर आप बुजुर्ग मांगोगे तो रामगोपाल यादव जी है 75 साल के, अगर युवा मांगोगे तो अक्षय यादव है, लेकिन होगा यादव परिवार से ही, और किसी को मौका नहीं देंगे। तो कहना ये बीच में मैं नहीं बोला, आपकी बारी में बोलिए। आशुतोष शर्मा के पास और आप अपनी बात को रखिए। उसके अलावा एक बात हुई, इन्होंने परिवारवाद की कर डाली, परिवारवाद की बेड़ियों ने इनको जकड़ रखा है। और आप बताइए, मोदी जी से कह रहे हैं, अगर मैं कहूं मोदी जी की जो माता जी थी स्वर्गीय, अब उन्होंने कभी एसपीजी सुरक्षा नहीं ली होगी, वो कभी ऐसा नहीं है कि जनता के रुपए से अपनी शान शौकत बढ़ाती थी। यहां रॉबर्ट वाड्रा भी एयरपोर्ट जाता था तो उसकी जामा तलाशी नहीं होती थी, क्योंकि वीवीआईपी था, बोर्ड में उसका नाम नीचे लिखा होता था। मोदी जी के पिताजी ने विरासत में उन्हें राजनीति नहीं दी, अथक परिश्रम, ईमानदारी और मेहनत करके उन्होंने दिखाया कि देश का प्रधानमंत्री एक आम नागरिक बन सकता है। इस बात का उदाहरण है मोदी। ठीक है आशुतोष जी, ये जो चॉइस लेकर आ रहे हैं आपकी, महिला भी चॉइस है, बुजुर्ग भी चॉइस है, युवा भी चॉइस है, तो ये सारे चॉइसेस के साथ आप जनता के बीच में जा रहे हैं। नहीं ठीक है अमीर जी, साथी जो हैं कभी हमारे साथ रहा करते थे, और शायद इसी एनालिसिस की वजह से आज वो हमारे साथ नहीं है। वो होता है, लोग सोच नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, और इसलिए अपने हिसाब से चले जाते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे बोलने होता है, अच्छी लगती है। अब होता क्या है कि अगर किसी को कीचड़ पसंद है तो हमें तो कमल खिलाना है, हमें कोई आशुतोष जी की बात नहीं खिलता है, कीचड़ में ही खिलता है, तभी तो आपको रखा है। आप रहिए कीचड़ में रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए, इस देश के लोकतंत्र इतिहास से इनको सीखना चाहिए। जब सन 77 का इलेक्शन हुआ था, जनता पार्टी बनी थी, तो इस देश में प्रधानमंत्री के बहुत से चेहरे थे। कोई कह रहा था चंद्रशेखर जी। सरकार कितने दिन चली थी जनता पार्टी की? देखिए, सरकार लोकतंत्र में इसीलिए चली थी, 18 महीने चली थी, 18 महीने चली थी। और अधिनायकवाद दूसरी पे आई है, देवेगौड़ा जी की सरकार कितने महीने चली थी? अब आइए, आईके गुजराल की सरकार कितने महीने चली थी? सुनिए, तो आप क्या कहना चाहते हैं? बीपी सिंह की सरकार कितने महीने चली थी? क्या कहना चाहते हैं? गठबंधन की सरकार अच्छी नहीं होती है? मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे। मैं स्वस्थ लोकतंत्र में गठबंधन की, मैं कह रहा हूं मजबूरी का प्रधानमंत्री कितने महीने चलता है बताइए ना। 13 महीने भी चला है और 13 दिन भी चला है इस देश में, ध्यान रखिए। अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब है, जब 77 का चुनाव हुआ था तो चेहरे बहुत थे। कोई मुरारजी भाई को बोल रहा था, कोई बोल रहा था कि ये चंद्रशेखर जी बन सकते हैं, कोई अटल जी का नाम भी ले रहा था। तो बताइए 3 चेहरे कौन से आपके? हमारे सब चेहरे हैं, हमारे सब चेहरे हैं, यही तो परेशानी है। मैं ऑप्शन देता हूं, अबे भाई आपको ऑप्शन देता हूं। राहुल गांधी चेहरा है, अखिलेश यादव चेहरा है, अरविंद केजरीवाल चेहरा है, हेमंत सोरेन चेहरा है, कौन चेहरा है बताइए? मैं जवाब दे देता हूं। ममता बनर्जी चेहरा है, नीतीश कुमार चेहरा, आप बताएंगे? मैं जवाब दे देता हूं। ठीक है, ये कंपटीशन आप दोनों में, आप बताइए, आप एक चेहरा बताइए, एक नाम बताना पड़ेगा या 3 बता दीजिए। नहीं, ये कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थोड़ी है। अरे चॉइस तो अखिलेश जी ने दिया कि नहीं दिया? ये जनता, चॉइस किसने दिया? हाँ तो चॉइस दिया ना, जनता चुन के दे देगी। मुरारजी भाई को इस जनता ने चुन के दिया। अब मुरारजी भाई तो आएंगे नहीं बनने के लिए दोबारा। हाँ तो दूसरे मुरारजी तैयार हो गए यहाँ पर। कौन? चौधरी चरण सिंह भी यहीं से निकलेंगे, मुरारजी भाई निकलेंगे, अटल जी भी यहीं से निकलेंगे। जयंत चौधरी पीएम नहीं निकल सकता है मीर जी, यही तो लोकतंत्र की खूबी है। आपने कुछ जवाब नहीं दिया। मुझे अबे भाई पे पूरी भरोसा है और जनता को भी भरोसा है भाई अबे भाई के ऊपर ही जवाब देंगे। चॉइस है, 3 नाम कौन से अबे भाई? निराश मत करिएगा। उन्होंने अपनी काबिलियत के हिसाब से जवाब देने का प्रयास किया, लेकिन आप निराश मत करिएगा। ये भारत के संविधान निर्माता को पता था कि अमीश देवगन जी 2023 में अभय दुबे से ये सवाल करेंगे, तो 26 जनवरी 1950 को जो भारत का संविधान लागू हुआ उसमें इसका जवाब उन्होंने दे दिया कि जो चुने हुए प्रतिनिधि होंगे वही प्रधानमंत्री का चुनाव करेंगे। ये किसी को हक नहीं है इस संविधान के खिलाफ जाकर, जैसे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं। और बात कर रहे थे इंडिया नाम, इन्होंने कहा यूपीए से इंडिया। इन्होंने कैसे सत्ता की भूख मिटाई? हिंदू महासभा के बाद सत्ता की भूख मिटानी थी तो जनसंघ के बाद सत्ता की भूख मिटानी
मिटानी थी तो जनता पार्टी, जनता पार्टी के बाद अगर सत्ता की भूख मिटानी थी तो भारतीय जनता पार्टी। आपने एक बात बोली, आप एक बात बोल रहे थे जब ये बोल रहे थे इनको इंडिया वालों को मिस्टर इंडिया कोई नहीं मिल रहा। नहीं, मिस्टर इंडिया और सिस्टर इंडिया में भी फंसे हुए हैं अभी। अच्छा। अभी तो राहुल गांधी में यही चल रहा है कि मिस्टर इंडिया कौन और सिस्टर इंडिया कौन, तो अभी तो उसी का डिसीजन मजबूर कितने हैं। घर का सामान उठा के मोदी जी ने बाहर फेंक दिया, मोदी जी ने नीतीश कुमार जी ने बाहर फेंक दिया साहब दिल्ली के दरवाजे पर, लेकिन वेदना व्यक्त नहीं कर सकते। पार्टी तोड़ दी इनकी, चाचा भतीजे दो कर दी, लेकिन सत्ता की भूख ऐसी है कि मोदी जी के खिलाफ बोल नहीं सकते और विश्वास बड़े मौसम वैज्ञानिक 24 के बाद गौरव भाटिया, देखिए 3 नाम नहीं आ पा रहे, आपके पास तो एक ही चॉइस है, जैसे अखिलेश जी ने बोला, आपकी लिमिटेड चॉइस है। देखिए मैं एक बात बताऊं, आपने कहा 3 नाम दे दो, दिक्कत क्या है, हाथ में है रुमाल और समझ रहे हैं कि ये है चादर। अब अपने को छुपाए या दूसरे को छुपाए, इतनी बेशर्मी है। नाम कैसे दिया जाता है? देश की जनता के दिल की धड़कन कोई है तो नरेंद्र मोदी जी है। 24 में डन के इंडिया का नाम अब देखिए, अभी भी आपके बीच में नहीं बोले। जी 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 ये सब देखिए, ये सब मत करिए, कार्यक्रम है एक जी। तो प्रधानमंत्री जी के बारे में अगर लोग ये रैली नहीं है ना आप लोगों की। अब देखिए एनडीए की रैली में लगवाइए ना रे सारे, ये सब मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने ये सिखाया है क्या? नहीं, आपने नहीं सिखाया, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा भाई, आपने सिखाया है, लेकिन ये खुद लड़के लगा रहे हैं। बात तो पूरी कर। अच्छा बोलिए। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं, डंके की चोट पे कह रहा हूं, 2024 में नरेंद्र मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे, बीजेपी की 303 से ज्यादा सीटें आएंगी, एनडीए 400 पाएगा और 2028, 2033, 2038, 2043 में नो कॉन्फिडेंस सुना नहीं 2043 और 48 में भी नो कॉन्फिडेंस मोशन ये ला रहे होंगे, ऐसे ही आ रहे होंगे। मैं बता रहा हूं, भारत जो है वो डायनेस्टिक डेमोक्रेसी है, और डायनेस्टिक डेमोक्रेसी इसलिए है क्योंकि आप तमिलनाडु में चले जाइए तो आपको करुणानिधि का परिवार मिलेगा, आप महाराष्ट्र में चले जाएंगे तो पवार का परिवार मिलेगा, ठाकरे का परिवार मिलेगा, पंजाब में चले जाएंगे तो बादल परिवार मिलेगा, जम्मू कश्मीर चले जाएंगे तो अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवार मिलेगा, हरियाणा आ जाएंगे तो चौटाला परिवार दिखेगा, और झारखंड आपके राज्य में चले जाएंगे आपके राज्य में चलेंगे तो सोरेन परिवार मिलेगा, यूपी में जाएंगे तो मुलायम सिंह यादव का परिवार मिलेगा, बिहार में जाएंगे तो लालू यादव एंड सन्स मिलेंगे, और अगर देश में देखेंगे तो गांधी परिवार दिखेगा। जवाब दीजिए जी। डायनेस्टिक डेमोक्रेसी मैं कहना चाहती हूँ, मान लीजिए किसी के पास अगर परिवार ना हो तो फिर वो क्या करे। और दूसरी बात कि अगर लोगों का मन तो बदलता है, आप जानते हैं हर समय पल पल मन बदलता है। अगर आपकी पार्टी में अगर किसी का मन बदल जाए कि अगली बार मैं नहीं बनूंगा, तो आपके पास दूसरा नाम क्या है? अच्छा ये आपका तो दूसरा नाम है, चॉइस है आप लोगों के पास, कोई चॉइस है तो बताइए। देखिए, सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि जिसके पास परिवार ना हो, इनके लिए परिवार ही पार्टी और देश है, और नरेंद्र मोदी जी के लिए पूरा देश ही परिवार है। ये बात ये लोग समझ नहीं पाएंगे, क्या पॉइंट है बोलिए। सर आपने कहा कि गांधी परिवार नहीं परंपरा है, तो ये परंपरा और कितनी देर तक चलेगी और कितने लंबी चलेगी ये बता दें सर। देश की जब तक उनमें त्याग की भावना कूट कूट कर भरी है तब तक चलेगी, जब तक देश की जनता स्वीकारेगी तब तक चलेगी। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है तो परिवारवाद से इनको परहेज नहीं। पर आपने बोला एक मिनट में बताता हूं, परिवारवाद 10 सेकंड में जवाब। बिल्कुल जी। जम्मू कश्मीर जाते हैं तो मुफ्ती परिवार के साथ सत्ता की भूख मिटाने के लिए गठबंधन करते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं तो शिवसेना ठाकरे परिवार के साथ गठबंधन करते हैं, बादल परिवार के साथ पंजाब में गठबंधन करते हैं। अब इनको पीयूष गोयल जी के पिताजी कौन थे पूछ लीजिए, धर्मेंद्र प्रधान जी के पिताजी कौन थे पूछ लीजिए, पंकज सिंह जी जिनके पिताजी राजनाथ सिंह जी हैं कौन पूछ लीजिए, सिंधिया परिवार पूरा का पूरा उन्हें पूछ लीजिए। एक लंबी परिवार की परंपरा इनकी भी है। प्रधानमंत्री जी डरे हुए हैं, डर इसलिए है क्योंकि जब सारे अपोजिशन के लोग एक साथ विरासत में गद्दी मिल सकती है, बुद्धि नहीं मिल सकती। अरे तो ये इनका सुनिए, अभी बता रहा मुख्यमंत्री बनने के पहले मोदी जी पार्षद थे क्या बताओ? आपके बोले वो मुख्यमंत्री बने, नरेंद्र मोदी जी कॉर्पोरेशन का इलेक्शन भी जीते थे क्या? मैं तो लोकसभा और राज्यसभा को टीवी पे देखता हूँ, आप लोग तो बिल्कुल सामने आज सब कुछ कर रहे हैं। एक आप 10 सेकंड, मैं 10 ही आश लेता हूं मैं। देखिए, सबसे बड़ा इसका प्रमाण ये है
40 चुनाव हरा दिए राहुल गांधी ने, लेकिन अभी भी डंका पीट रहे उसका। 60 साल आपको इसीलिए नहीं पूछा। प्रियंका वाड्रा गांधी, आपको मालूम है लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, यूपी में झंडा दिया, 2 सीटें आई, 2। भैया लाल टी शर्ट वाला आ गया है, ला खड़े हो जाओ, क्या सवाल लाए हो भाई? लाल, अबे जी टेंशन में आ गए आपको देखकर, लाल है मामला, आपका पॉइंट क्या? बोलिए। ये कह रहे हैं संविधान के लिए पढ़ाई की जरूरत नहीं होती है, तो ये मोदी जी की डिग्री क्यों भीख मांगते रहते हैं हमेशा? कह रहे संविधान के लिए पढ़ाई की जरूरत होती है, मोदी जी की डिग्री क्यों भीख मांगते रहते? नहीं ना। अबे चलिए, मेरी मान्यता है कि लोक विद्या का भी महत्व है इस देश में। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। फिलहाल इतना ही उम्मीद है आज का कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आएगा। नमस्कार, देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।